हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल अपना टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में आज एक उसका छोटा सा अपनों ने टेस्ट रखा है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पिछले सालों में भी पूछे गए हैं, कुछ अन्य उसके साथ में और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऐड करते हुए अपने एक एमसीक्यू का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अच्छे से टेस्ट को अटेंड कीजिए, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अपने उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर हैं जो अपनों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट किया है। तो करते हैं टेस्ट की शुरुआत। और आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का, कल जो अपनों ने लास्ट लेक्चर के अंदर टॉपिक कंप्लीट किया था उसी के क्वेश्चन आज पहले आएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, पेंटेन के संरचनात्मक समावयवियों की संख्या है। सबसे पहले संरचनात्मक समावयवी क्या होती हैं? कल पढ़ा था कि जब संरचना में सिर्फ भिन्नता पाई जाती हो, अणु सूत्र बिल्कुल समान हो, सिर्फ या तो श्रृंखला में विभिन्नता होगी, स्थिति में विभिन्नता होगी, या फिर क्रियात्मक समूह के अंदर विभिन्नता पाई जाएगी, इस प्रकार के समावयवियों को अपने संरचनात्मक समावयवी कहते हैं। तो क्वेश्चन अपने लिए पेंटेन के बारे में है कि पेंटेन के संरचनात्मक समावयवी कितने बनते हैं। पेंटेन के लिए सूत्र होता है C5H12। पेंटेन, पेंट मतलब 5 कार्बन, एन मतलब एकल बंध, और पेंट एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र हमें पता है CnH2n+2। वहां से हमारा सूत्र निकल गया कि 5 कार्बन वाला और 12 हाइड्रोजन वाला हमें क्या बनाना है, एक यौगिक बनाना है। तो बना के देखते हैं। सबसे पहले एक सीधी श्रृंखला का निर्माण करते हैं 5 कार्बन की, जिसमें एकल बंध लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास में एक सामान्य सूत्र हो गया, एक लंबी चेन के रूप में। इसी का दूसरा समावयवी संभव है यदि श्रृंखला के अंदर 5 की बजाय मैक्सिमम कितने कार्बन हो, 4, और एक साथ में क्या लगा दें, प्रतिस्थापी। तो ये भी क्या है, एक समावयवी इसका संभव है। क्या कोई और समावयवी संभव है? एक और संभव है, कौन सा? हमारा नियोपेंटेन जिसको कहते हैं, जिसमें श्रृंखला सिर्फ 3 कार्बन की होती है और 2 साथ में क्या लगे रहते हैं, प्रतिस्थापी। तो ये प्रतिस्थापी जुड़ जाएंगे 2। अब इसे क्या कहते हैं, ये हमारा एन पेंटेन हो गया, ये आइसोपेंटेन, और ये क्या बन गया, नियोपेंटेन। अगर और ज्यादा बनाना चाहें तो इसका समावयवी और नहीं बन सकता, लास्ट क्या बनेगा, 3 कार्बन श्रृंखला वाला। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि 3 संरचनात्मक समावयवी पेंटेन के संभव है। अगर क्वेश्चन में आपसे ब्यूटेन के पूछे जाते, यानी 4 कार्बन वाले का पूछा जाता, तो संरचनात्मक समावयवी उसके कितने बनते, 2 बन जाते। एक हमारे पास में नियो ब्यूटेन, एन ब्यूटेन बन जाता, यानी नॉर्मल ब्यूटेन, और दूसरा बन जाता हमारे पास में आइसो ब्यूटेन। तो पहले क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा आणविक सूत्र एल्काइन को दर्शाता है। अब एल्काइन श्रेणी के लिए जो सामान्य सूत्र है उसकी पहचान हमें करनी है। यहाँ पर कुछ यौगिकों के नाम दिए गए हैं, इनमें से वो पहचानना है जो एल्काइन श्रेणी का है। और एल्काइन श्रेणी का यौगिक पहचानने के लिए हमें उसका सामान्य सूत्र पता होना चाहिए। और एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र हमें पता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। यहाँ पर n क्या है, कार्बन की संख्या। तो पहले यौगिक को देखो, 5 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। अगर यहाँ पर कार्बन नंबर 5 रखते हैं तो हाइड्रोजन कितने आने चाहिए, हाइड्रोजन यहाँ पर बन जाएंगे हमारे पास 5, 10 और 8। तो यानी कि ये यौगिक एल्काइन श्रेणी का नहीं है। दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरे में कितने कार्बन दिए हैं हमें, 5 कार्बन। फिर से 5 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 12। इसका मतलब दूसरा यौगिक भी एल्काइन श्रेणी का नहीं है। तीसरे यौगिक के अंदर देखो 3 कार्बन दिए हैं, तो कार्बन की संख्या 3 रख के चेक करते हैं कि ये एल्काइन श्रेणी है या नहीं। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये भी एल्काइन श्रेणी का सूत्र नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे, 4 होने चाहिए थे। कार्बन नंबर 4 रख के चेक कर लेते हैं। जब कार्बन नंबर 4 रखा तो यहाँ पर सामान्य सूत्र से निकला कि कार्बन नंबर 4 के लिए हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या है, एल्काइन श्रेणी को प्रदर्शित करता है। बाकी के कोई भी एल्काइन श्रेणी को प्रदर्शित नहीं कर रहा। ये तब पता चलेगा जब आपको सामान्य सूत्र पता होगा सभी श्रेणियों का, और सभी श्रेणियों के सामान्य सूत्र अपनों ने कर रखे हैं। अगला क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन में बोला गया कि एथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है, ये क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शंस हैं 6 सहसंयोजी आबंध, 7 सहसंयोजी आबंध, 8 सहसंयोजी आबंध और 9 सहसंयोजी आबंध। अब ये सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं? अपनों ने कर लिया कि भाई जब दो तत्व आपस में इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा किसी बंध का निर्माण करते हैं तो उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। यानी अगर कोई अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे या किसी अन्य तत्व से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर दे तो वो आयनिक बंध होता है। लेकिन जब ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाए और ना ही ग्रहण किया जाए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, तो इस प्रकार बने हुए बंध को सहसंयोजी बंध कहेंगे। और अपने को पूछा है किसके बारे में? C2H6 के बारे में। C2H6 क्या है? एथेन। तो इसमें बनाकर देखते हैं, 2 कार्बन है, दोनों कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया और एकल बंध का निर्माण कर लिया, तो एक सहसंयोजी बंध बन गया। हाइड्रोजन कितने हैं? 6, क्योंकि प्रत्येक की 3 संयोजकता अभी भी रिक्त है, जिसको पूरा किया जाएगा हाइड्रोजन के द्वारा। तो यहाँ पर काउंट करने से पता चलता है कि 1 2 3 4 5 और 6 और 1 7, यानी कि टोटल सहसंयोजी बंधों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 7 है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 7 सहसंयोजी आबंध। टोटल 7 सहसंयोजी आबंधों का निर्माण यहाँ पर हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है अपमार्जक क्या होते हैं? कल साबुन बनाना और अपमार्जक की विधियों के बारे में पढ़ा था। तो साबुन बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? एक क्षार होना चाहिए और एक अम्ल होना चाहिए। अम्ल भी कौन सा? वसीय अम्ल। वैसे ही जब अपमार्जक का निर्माण किया जाता है तो फिर से आपको लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला एक वसीय अम्ल चाहिए और उसकी अभिक्रिया आप किससे करवाओगे? एक प्रबल क्षार के साथ में। तो जो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसीय अम्ल होते हैं वो दुर्बल होते हैं। और यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर देखो क्या पूछा गया है? प्राकृतिक पदार्थ है। अपमार्जक प्राकृतिक नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें बनाना पड़ता है। दूसरा, दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार लवण है। तीसरा, संश्लेषित पदार्थ है। और चौथा क्या है? क्षारीय पदार्थ है। तो क्षारीय पदार्थ हो ये कोई आवश्यक नहीं है, वो अम्लीय भी हो सकता है। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा कि एक दुर्बल अम्ल और एक प्रबल क्षार लवण होते हैं। कल अपनों ने पढ़ा था कि वसीय अम्लों की अभिक्रिया जब सोडियम के सल्फेट के साथ में या सोडियम का कोई बेंजिल एल्किल सल्फेट होता है तो उसके साथ में जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो अपमार्जक बनते हैं, जिनमें वसीय अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक प्रबल क्षार। दोनों की अभिक्रिया के द्वारा अपमार्जक और साबुन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, अपमार्जक कठोर जल में भी सफाई का कार्य कर सकते हैं क्योंकि कठोर जल के संपर्क से वे देते हैं किस प्रकार का विलयन? देखो इन्होंने कल साबुन के अंदर ये एक मेन उसकी कमी है कि साबुन कठोर जल में झाग नहीं दे सकता है। झाग ना देने का कारण क्या है कि कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट और क्लोराइड मौजूद होते हैं। तो साबुन जब मिक्स किया जाता है जल में तो वो उसी के लवणों के साथ में बंध बनाकर रह जाता है, वो वसा और तेल इत्यादि के साथ में बंध का निर्माण नहीं कर पाता है। इसीलिए फिर किसको यूज करते हैं? अपने अपमार्जक को। अपमार्जक आसानी से कठोर जल में भी क्या कर सकता है? झाग उत्पन्न कर सकता है। इसका रीजन क्या है कि जब वो सफाई करने के लिए जल में मिक्स किए जाते हैं तो वो एक प्रकार के क्षारीय विलयन का निर्माण करते हैं। क्षारीय विलयन क्यों बना? क्योंकि अम्ल कैसा था? दुर्बल। अम्ल कैसा इस्तेमाल किया था इसके निर्माण में? दुर्बल इस्तेमाल किया था। और जो क्षार था वो कैसा था? प्रबल था। अगर क्षार प्रबल है तो यही क्षार अपना प्रभाव क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। अगर अम्ल प्रबल होता तो अम्लीय प्रभाव उत्पन्न होता। तो यहाँ पर जो विलयन बनेगा वो किस प्रकार का होगा? क्षारीय विलयन होगा। इसकी जांच के लिए लिटमस पेपर को काम में लिया जा सकता है। एक सूचक की तरह आप लिटमस पेपर को काम में लेकर विलयन के बारे में पता लगा सकते हो कि हमारा जो विलयन है वो क्षारीय प्रकृति का है या फिर अम्लीय प्रकृति का। अगला क्वेश्चन, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? एक क्वेश्चन कि जल में अगर कठोरता है या कठोर जल है तो वो कठोरता किसके कारण है? ऑप्शंस देखो, कैल्शियम तथा सोडियम के क्लोराइड, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट, और चौथा है कैल्शियम तथा सोडियम के कार्बोनेट। देखो इनमें दो जो हमारे मेन ऑप्शंस हैं हमें कंफ्यूज करते हैं।
कैल्शियम और मैग्नीशियम का साल्ट होगा, लेकिन कौन सा, क्लोराइड, सल्फेट है या फिर क्लोराइड व कार्बोनेट है। तो देखो जल की कठोरता का जो मुख्य कारण है वो होता है प्रबल लवणों की उपस्थिति, और इन दोनों में से प्रबल लवण कौन से हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट, क्योंकि इनको जल से हटाना काफी क्या होता है, मुश्किल होता है, और इन्हीं की उपस्थिति के कारण साबुन जो है वो कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं कर पाता है। तो इसका सही उत्तर हमारे पास में होगा 3 नंबर ऑप्शन, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कठोर जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण है, अगर उनको हटाओगे तो इस प्रकार आप कठोर जल को परिवर्तित कर रहे हो मृदु जल के अंदर, क्योंकि कठोरता दूर हो गई, अब वो जल क्या हो गया, मृदु बन गया। इस विधि को बोला जाता है जल मृदुकरण। कठोर जल को जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन हटा दोगे तो जल मृदुकरण हो जाएगा, और अब ये कठोर जल किस में परिवर्तित हो जाएगा, मृदु जल में। तो यहाँ पर ये पॉइंट लिख देते हैं कि कठोर जल से कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवणों को हटा देने पर उसकी कठोरता नष्ट हो जाती है, उसकी कठोरता समाप्त हो जाती है, तथा वह मृदु जल में परिवर्तित हो जाता है। मृदु जल में परिवर्तित हो जाता है, इसे जल मृदुकरण कहते हैं। इसे जल मृदुकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है हमारा सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ, कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं, क्यों। क्योंकि कठोर जल के अंदर क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण, तो जो हमारा साबुन था वो जल और वसा के साथ में बंद बनाने के बजाय उन कठोर लवणों के साल्ट के साथ में ही क्या कर लेता है, उन्हीं के ऋणायन और धनायन के साथ में बंद बना लेता है, और इस प्रकार बनी हुई संरचना को स्कम कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब खारे पानी या कठोर जल के अंदर साबुन को मिक्स किया जाता है तो साबुन जो है वो चिपचिपी सी हो जाती है, एक परत के रूप में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है, झाग बनने के बजाय वो जो परत है, वो जो चिपचिपा पदार्थ है उसे स्कम कहा जाता है। तो इसका सही कारण क्या है कि साबुन धूल के कणों पर जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके स्कम का निर्माण कर लेते हैं, और इसी कारण साबुन झाग उत्पन्न नहीं कर पाते हैं और ना ही सफाई संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन, पारदर्शी साबुन बनाने के लिए साबुन को घोलने के लिए किस रसायन को प्रयोग में लाया जाता है। तो जब पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट जब सोप बनानी है, साबुन बनानी है, तो उसके लिए एक पदार्थ को यूज किया जाता है, कौन सा, एथेनॉल। ये याद रखने वाला पॉइंट है कि अगर पारदर्शी साबुन बनानी है तो पारदर्शी साबुन बनाने के लिए आपको वसा और क्षार के साथ में क्या डालना पड़ेगा, एथेनॉल डालना पड़ेगा। जो आपने सुना होगा काफी सारी साबुन जो है वो दिखने में ट्रांसपेरेंट होती है, काफी अच्छी नजर आती है, क्योंकि एथेनॉल उसके अंदर मिलाया जाता है। और अपने ने जो वॉशिंग पाउडर वगैरह होते हैं वो अपमार्जक की कैटेगरी के हैं। इसी के साथ में जो सॉफ्ट फेस वॉश वगैरह हैं, जो सॉफ्ट साबुन है, वो किसके लवण होते हैं, वो पोटेशियम के लवण होते हैं। और जो बर्तन साफ करने के लिए या कपड़े धोने के लिए जो साबुन इस्तेमाल की जाती है वो सोडियम के लवण होते हैं। आगे, निम्न में से एनायनिक डिटर्जेंट है, एनायनिक मतलब धनायन की बात की है, एनायन का मतलब होता है धन आयन। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा है, धन आयनी डिटर्जेंट के बारे में। डिटर्जेंट यानी कि अपमार्जक 3 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक, ऋण आयनी, धन आयनी और उदासीन। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें धनायनी डिटर्जेंट को
छांटना है, अपमार्जक की छंटनी करनी है। तो देखो सबसे पहले दिया गया है ग्लिसरील पोमीटेट। ये जो ग्लिसरील पोमीटेट है ये एक प्रकार का क्या होता है, उदासीन अपमार्जक है। इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि एक प्रकार का क्या है, उदासीन अपमार्जक। फिर उसके बाद में हमें दिया गया है सोडियम सिट्रेट, सोडियम लोरिल सल्फेट, सिट्राइल ट्राई मैथिल अमोनियम ब्रोमाइड। इनके अंदर से ये जो हमारा चौथा ऑप्शन है सिटाइल ट्राई मैथिल अमोनियम ब्रोमाइड, ये एक प्रकार का क्या होता है, ऋण आयनी अपमार्जक है। ये भी कौन सी कैटेगरी का होता है, ऋण आयनी अपमार्जक की कैटेगरी का है। अब बच गए दो, ऑप्शन नंबर 2 और 3। ऑप्शन नंबर 2 में सोडियम सिट्रेट है। सोडियम सिट्रेट अपमार्जक नहीं होता है, वो एक प्रकार का साबुन है। और हमारा सोडियम लोरिल सल्फेट क्या है, सही उत्तर, क्योंकि ये किस कैटेगरी का होता है, ये धन आयनी अपमार्जक की कैटेगरी का है, धन आयनी अपमार्जक। तो यहाँ पर देखो 3 उदाहरण भी हमें साथ के साथ मिल गए। एक उदासीन अपमार्जक का उदाहरण, एक हमारे पास में ऋण आयनी अपमार्जक का उदाहरण, और एक आ गया धन आयनी अपमार्जक का उदाहरण। इसके अलावा सोडियम सिट्रेट एक प्रकार का क्या होता है, साबुन होता है, वो अपमार्जक नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। कास्टिक सोडा क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को ही लिखा जाता है कास्टिक सोडा। फिर उसके बाद में ये पूछा गया कि किसके साथ में उबालोगे तब जाके साबुन तैयार होगी। पहला ऑप्शन अल्कोहल, दूसरा ऑप्शन मिट्टी का तेल, तीसरा ऑप्शन है ग्लिसरीन, और चौथा ऑप्शन है वसा। यहाँ पर ये वसा नहीं है, ये वसीय अम्ल है। इस ऑप्शन को सही करें कि यहाँ पर ये वसा नहीं है, ये वसीय अम्ल है। तो साबुन को तैयार करने की विधि में अपनों ने देखा है वसीय अम्ल होने चाहिए, और वसीय अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ में करवाते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एक प्रबल क्षार के साथ में, या आप यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी काम में ले सकते हो। फिर दो चीजें बनती है यहाँ पर, साबुन प्लस ग्लिसरॉल। यहाँ पे दो चीजें बन जाएगी, एक साबुन बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल। तो सही उत्तर क्या होगा, वसीय अम्लों के साथ में जब क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है तो बड़े लवणों का निर्माण होता है, जिसे साबुन कहा जाता है, और इस विधि को कहते हैं साबुनीकरण, साबुनीकरण विधि, साबुन निर्माण की विधि। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, कपड़ों तथा बर्तन को साफ करने के लिए प्रयुक्त अपमार्जक में क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जब पिछला क्वेश्चन आया था, कि जो कपड़े धोने के साबुन है या बर्तन धोने के जो साबुन होते हैं उनमें क्या मिलाया जाता है, उनमें सल्फोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अपमार्जक है तो सल्फोनेट होंगे या बेंजिल सल्फोनेट मौजूद होंगे। तो सही उत्तर क्या होगा कि उनके अंदर सल्फोनेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद। अच्छा, सह उत्पाद क्या होता है, सह उत्पाद का मतलब होता है मुख्य उत्पाद के साथ में अन्य जो पदार्थ बन जाता है। अभी देखो पीछे अपनों ने एक अभिक्रिया लिखी थी, वसीय अम्ल प्लस क्षार और साबुन प्लस ग्लिसरॉल। हमारा मेन उत्पाद क्या था, साबुन था, लेकिन उसके साथ में हमें एक अन्य उत्पाद भी प्राप्त हुआ, जो कौन सा था, ग्लिसरॉल। इस प्रकार जो किसी अभिक्रिया के दौरान प्राप्त अन्य उत्पाद होते हैं जो मुख्य उत्पाद से भिन्न है गुणों के अंदर और संगठन के अंदर, उन्हें बोला जाता है सह उत्पाद। तो जब साबुन का निर्माण किया जाता है तो सह उत्पाद क्या होता है, ग्लिसरॉल, और मुख्य उत्पाद क्या है हमारा, साबुन, यानी कि सोडियम या पोटेशियम के वसीय अम्लों के लवण। अगला क्वेश्चन, अपमार्जक को पृष्ठ अपमार्जक के पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बोला गया है कि अपमार्जक किसी पृष्ठ को, यहाँ पर को काट दो, कि अपमार्जक किसी पृष्ठ को किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं या फिर साफ करते हैं। तो देखो, जब भी अपमार्जक या साबुन किसी पृष्ठ के ऊपर जाके लगेगा, जैसे यहाँ पर ये हमारे पास में एक वसा का या तेल का धब्बा है, इसके ऊपर साबुन और हमारा अपमार्जक आके काम करेगा, तो वो इसके साथ में बंध बनाएगा, इस प्रकार से आके इसके चारों तरफ जुड़ जाएगा। जितना ज्यादा इसका
जितना ही क्षेत्रफल होगा यानी कि पृष्ठ तनाव होगा, उतना ही ज्यादा बंधों का निर्माण भी हो जाएगा और साबुन और अपमार्जक की रेट, काम करने की जो दर है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस एरिया। ये जो बाहरी क्षेत्रफल है इसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है। अगर ये कम होगा तो कम बंधों का निर्माण होगा और अगर ये ज्यादा होगा तो बंधों का निर्माण भी बढ़ जाएगा। आगे देखिए, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी निम्न का मिश्रण होती है। दो गैसेज होती हैं, एलपीजी और सीएनजी। इन दोनों का संगठन बिल्कुल अलग है। तो अपने को याद रखने के लिए द्रवित पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस है तो इसका मतलब इसमें पेट्रोल से निकले हुए कोई ना कोई उत्पाद मौजूद होंगे मुख्य घटक के रूप में। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, ब्यूटेन, हाइड्रोजन व मीथेन। दूसरा ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन व इथेन। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन। हाइड्रोजन, मीथेन व ऑक्सीजन। तो देखो मीथेन क्या होती है, सीएनजी का मुख्य घटक है, तो ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है। नीचे देखो फिर से हाइड्रोजन और मीथेन और ऑक्सीजन दी गई है। ये तो प्राकृतिक गैसें हैं, प्रकृति में पहले से मौजूद है, पेट्रोल से ये नहीं बनती हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, मुख्य घटक। जब अपनों ने कार्बन और इसके कंपाउंड किए थे तो मुख्य घटक की एक टेबल बनाई थी जिसमें एलपीजी के भी मुख्य घटक लिखे थे और सीएनजी के भी। तो वहां से हमें पता चला था कि एलपीजी के मुख्य घटक क्या होते हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन व इथेन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। अभी बताया था कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, हमारे पास में मीथेन होता है। और मीथेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, सबसे सामान्य और सरलतम प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है हमारा मीथेन। ये प्रोपेन क्या है, ये प्रोपेन ब्यूटेन के साथ में जुड़ेगा तो क्या बना लेगा, एलपीजी का घटक, जो पिछले क्वेश्चन में अपनों ने पढ़ा था। ये ट्राइल इथाइल लेड क्या है, ये ट्राइल इथाइल लेड पेट्रोल के अंदर डाला जाता है ताकि वो ठोस अवस्था के अंदर परिवर्तित नहीं हो जाए, उसका हिमीकरण नहीं हो जाए। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, क्वेश्चन रिपीट है, यानी नेचुरल, नेचुरल घटक भी क्या होता है, और यहाँ पर भी गैस का है जो डाल कर लेते हो, द्रवित अवस्था में ले आते हो, तो उसी को आप बोलते हो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। जैसे जैसे दाब हटेगा वो द्रवित अवस्था से वापस अपनी गैसीय अवस्था में आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा, मीथेन। अगला क्वेश्चन, ट्राई इथाइल लेड टी मिलाया जाता है, क्यों बताया था, उसके हिमीकरण के लिए, यानी उसको जलने से बचाने। अब ये जब आता है हिमीकरण, लिख देते हैं TEL, पेट्रोल के साथ मिलकर उसके हिमीकरण को रोकता है। यानी कि उसको अत्यधिक कम तापमान जब सर्दियों में होता है तो उसको बर्फ बनने से रोकता है, द्रवित अवस्था के अंदर बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो एक पूरक लगन है जो किसके लिए यूज किया जाता है, क्लोरीन के लिए। फ्लोरो पूरक लगन किसके लिए काम में लेते हैं, फ्लोरीन के लिए। और आगे क्या लगा हुआ है, कार्बन। तो अपने को ये पता चल गया कि इसमें क्लोरीन होगा, इसमें फ्लोरीन होगा और इसमें क्या मौजूद होगा, कार्बन मौजूद होगा। CFC भी इसको शॉर्ट में लिखा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC भी लिखा जाता है। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, केवल कार्बन से बनते हैं, केवल कार्बन से नहीं बनते क्योंकि क्लोरीन भी है और फ्लोरीन भी है। अगला बिंदु, केवल कार्बन एवं क्लोरीन से है, नहीं, फिर फ्लोरीन भी बच गया। अगला ऑप्शन, केवल कार्बन, क्लोरीन एवं
फ्लोरीन से बनते हैं, केवल क्लोरीन एवं फ्लोरीन से बनते हैं। तो सही उत्तर सामने पड़ा है हमारा कि केवल कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन से मिलकर बनते हैं। सीएफसी के बारे में एक और बिंदु यहाँ पर अपने याद रख सकते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर होते हैं पर शीतलक होते हैं, उनके अंदर पहले सीएफसी का इस्तेमाल किया जाता था कूलिंग इफेक्ट बनाने के लिए, एसी वगैरह में यूज करते थे। लेकिन ये जो सीएफसी है ये एक क्या है, ओजोन अपक्षय का कारण है। इस सीएफसी के कारण क्या हो रहा था, ओजोन अपक्षय। ओजोन अपक्षय क्या था कि ओजोन की जो लेयर है वो धीरे धीरे पतली होती जा रही थी, उस ओजोन की लेयर का विखंडन कर रहा था ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसीलिए आजकल इसका जो यूज है बहुत ही लिमिटेड कर दिया गया है, क्योंकि ओजोन अपक्षय की स्थिति काफी जो है वो गंभीर बनती जा रही थी। अगला क्वेश्चन, एलपीजी के घटक हैं। अब आपको छंटनी करनी है, पहले भी बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पहले भी आए हुए हैं और काफी बार पूछे जाते हैं कि निम्न में से घटकों की छंटनी कीजिए। तो जब आपको घटक पता होंगे तभी आप छंटनी कर पाओगे। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। अब पेट्रोल के घटक ही मौजूद होंगे। देखो पहले मीथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है और प्रोपेन। मीथेन किसका घटक होता है, मीथेन होता है किसका, सीएनजी का। ये अपने को पता है, प्राकृतिक संपीड़ित प्राकृतिक गैस का घटक है। इथेन, इथेन किसी का घटक नहीं है, ना तो एलपीजी का घटक है और ना ही हमारे सीएनजी का। बच गया कौन कौन हमारे पास में, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो ऑप्शन देखो 1 व 2 नहीं है, 3 व 4, हाँ जी सही उत्तर है हमारा 3 व 4, यानी कि ब्यूटेन व प्रोपेन हमारे एलपीजी के मुख्य घटक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, C5H10 हाइड्रोकार्बन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कैटेगरी है या सही नाम क्या है C5H10 का। तो इधर लिख के देखो C5H10, कार्बन के जस्ट डबल है कौन, हाइड्रोजन। ऐसा कौन सी कैटेगरी के अंदर होता है, ऐसा होता है एल्कीन कैटेगरी के अंदर। देखो दो तीन कैटेगरी होती है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन के लिए जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n। एल्केन के लिए सामान्य सूत्र हो जाता है CnH2n+2, यानी डबल से 2 ज्यादा होने चाहिए हाइड्रोजन। और एल्काइन के लिए हमें सूत्र पता है, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, यानी डबल से 2 कम होने चाहिए। तो सिर्फ एल्कीन ऐसी श्रेणी है जिसमें कार्बन का जस्ट डबल कौन होता है, हाइड्रोजन। तो देखो पेंटेन, एन लगा है, इसका मतलब एकल बंध है, एल्केन श्रेणी होनी चाहिए, नहीं हो सकता। दूसरा है पेंटीन, 5 कार्बन है, पेंट शब्द लगा, और एल्कीन श्रेणी के लिए पूर्व अनुलग्न क्या लगता है, ईन लगता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, पेंटेन, क्योंकि ये एक एल्कीन श्रेणी का सदस्य है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है। हाइड्रोकार्बन्स का यानी कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों का अगर नेचुरल सोर्स पूछा जाए तो वो क्या है। सबसे पहले कच्चा तेल, ये जीवधार नहीं है, ये जीवभार है, जीवभार, कोयला और कार्बोहाइड्रेट। हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी हमारे पास में कार्बन हाइड्रोजन है, लेकिन उसके अलावा उसमें एक अन्य तत्व जुड़ा होता है, कौन सा, ऑक्सीजन। तो वो तो हमारा प्राकृतिक स्रोत नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक स्रोत माना गया है हाइड्रोकार्बन का, वो कोयला तथा उसके उत्पाद माने गए हैं, कि कोयला, कोल एंड उसके जो प्रोडक्ट हैं वो माने गए हैं हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत यानी कि नेचुरल सोर्स। जीव भार के अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, लेकिन पूरी तरह से एक प्योर जो हाइड्रोकार्बन है वो मौजूद नहीं होता है, वो अलग अलग रूपों के अंदर मौजूद होता है, जैसे कि वसा के रूप में है, प्रोटीन के रूप में है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन के जलने से निर्मित होता है। ये देखो आ गया हमारे हाइड्रोकार्बन्स के गुण धर्म वाला क्वेश्चन। तो हाइड्रोकार्बन एग्जाम्पल के लिए अपनों ने ले लिया CH4। CH4 क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ हाइड्रोकार्बन। इसे सामान्यतः क्या बोलते हैं, मीथेन कहा जाता है। अब इसका क्या करना है, अपनों ने जलाना है, यानी कि इसका दहन करना है। और दहन किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में। तो जब आप हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाते हो
तो आपको क्या उत्पाद मिलेंगे, यहाँ पर दो प्रकार के उत्पाद बनते हैं। एक होता है CO2, जब कभी भी दहन करवाया जाए किसी भी पदार्थ का तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, लेकिन कार्बन के दहन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ में जल के अणु का भी निष्कासन होता है। तो जल के इनके जलने से निर्मित क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी, नाइट्रोजन एवं पानी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड एवं पानी। तो हाइड्रोकार्बन के जलने से हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं। यह उत्प्रेरक हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर दो परिभाषाएं हमें याद होनी चाहिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें द्विबंध या त्रिबंध मौजूद होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल बंध मौजूद है। तो पहले इनकी परिभाषा भी यहीं पर लिख देते हैं, वे द्विबंध व त्रिबंध उपस्थित हो, द्विबंध व त्रिबंध उपस्थित हो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल बंध मौजूद हो। अब एक इक्वेशन आती है संगणन विधि या फिर अपने बोल सकते हैं संयोजन विधि। संयोजन विधि में क्या किया जाता है कि हमारे पास में कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया करवाई जाती है हाइड्रोजन के साथ में, और जब इसमें हाइड्रोजन का योग करवाया जाता है तो यहाँ पर एक उत्प्रेरक को भी काम में लेते हैं। होता क्या है कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर उत्प्रेरक कौन सा है, इस दौरान जो उत्प्रेरक काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है, निकल धातु। ये अभिक्रिया निकल धातु की उपस्थिति में संपूर्ण होती है और इसे संगणन विधि भी कहा जाता है। इसे संगणन अभिक्रिया या फिर संगणन विधि भी आप बोल सकते हो। एक कॉमन सा एग्जांपल यहाँ पे दे देते हैं कि जैसे हमारे पास में एथीन है, एथीन में द्विबंध मौजूद है और जब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ में निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाया जाता है तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से द्विबंध को प्रतिस्थापित कर देगा और अपनी जगह ले लेगा, जिससे यहाँ पर क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। एथीन थी और एथीन से क्या बन गया, एथेन बन गया। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन परिवर्तित हो गया किसमें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर। और इसी विधि को काम में लेकर जो वसीय तेल होते हैं, वनस्पति जो तेल होते हैं, उनको परिवर्तित किया जाता है वनस्पति घी के अंदर। ये विधि काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके द्वारा वनस्पति तेल को परिवर्तित किया जाता है वनस्पति घी के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है। मोम यानी कि वैक्स, हमें ये छांटना है कि कौन सी पेट्रोल से बनी हुई मोम है। तो देखो, मधुमेह मोम जो है वो मधुमक्खियां बनाती है, कार्बन मोम मधुमक्खियों के सह उत्पाद के रूप में बनता है, फिर पैराफिन मोम और जोजोब मोम। इनमें से जो पैराफिन मोम है वो क्या है, हमारा पेट्रोलियम मोम है। जब पेट्रोलियम को निकाला जाता है तो वो गहरे गाढ़े रंग का और काले रंग का एक द्रव होता है, जिसको बाद में क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। फिर अलग अलग टाइप्स के उत्पाद बनते हैं, पेट्रोल, डीजल, फिर जो केरोसिन तेल है, उसी के साथ में बचा हुआ जो वेस्ट पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको काम में लेकर मोम बनाते हैं, जिसे पेट्रोलियम मोम कहते हैं। और उसका एक कॉमन सा एग्जाम्पल हमारे पास में है पैराफिन मोम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसको प्रयोग में लिया जाता है। उच्च ऑक्टेन की निमंतर, आपने कोई पदार्थ यूज किया था, निमंतर हाइड्रोकार्बन लिया और उसको परिवर्तित कर दिया किसके अंदर, उच्चतर हाइड्रोकार्बन के अंदर। इस अभिक्रिया के दौरान जो उत्प्रेरक काम में लिया जाता है वो उत्प्रेरक कौन सा है, हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। यह अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में संपन्न करवाई जाती है।
जिससे हाइड्रोकार्बन्स का अपचयन हो जाता है और एक निमंतर हाइड्रोकार्बन अपने उच्च श्रेणी के हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रेफाइट की अपेक्षा ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अत्यधिक कठोर होता है, इसका कारण क्या है? तो देखो, ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप है। अपनों ने कार्बन के 4 अपरूप पढ़ रखे हैं, ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरिन और उसके बाद में ग्रेफन। इनमें से हमारे पास में अत्यधिक, या आप ये भी बोल सकते हो कि धातुओं और अधातुओं में भी अत्यधिक कठोर तत्व कौन सा है? हमारे पास में हीरा है। तो अब आपको कंपेयर करना है कि ग्रेफाइट मुलायम क्यों है और हीरा कठोर क्यों है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, परमाणुओं की परतों में अंतर। अगला है हीरे की चतुष्फलकीय संरचना, क्रिस्टलीय संरचनाओं में अंतर, और इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप ग्रेफाइट और हीरे को देखो ना, तो ग्रेफाइट जो है वो परतों के रूप में होता है इस प्रकार से, और उसकी 2 परतों के अंदर क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। इस प्रकार से परतों के रूप में मौजूद होता है ग्रेफाइट, जिसके कारण उसकी परतों में अंतर होने के कारण वो मुलायम रह जाता है। लेकिन अगर हीरे को देखा जाए तो हीरे की संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। जब भी आप हीरे को काटोगे उसकी संरचना हमेशा चतुष्फलकीय बनी हुई रहेगी, और यही चतुष्फलकीय संरचना कारण है कि हीरा बहुत ज्यादा कठोर होता है, और ग्रेफाइट की ये परतीय संरचना कारण है कि ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम। तो सही ऑप्शन होगा कि हीरे की चतुष्फलकीय संरचना, जिसके कारण वो अत्यधिक कठोर होता है। अगला क्वेश्चन, फुलेरिन एक नया खोजा गया क्रिस्टली कार्बन अपरूप है। इसमें होते हैं कितने परमाणु? 100 कार्बन परमाणु, 80 कार्बन परमाणु, 60 कार्बन परमाणु या फिर 40 कार्बन परमाणु। तो फुलेरिन को जो है वो 60 कार्बन परमाणु माना गया है कि उसके एक जो अवयव है उसके अंदर कितने टोटल कार्बन मिलते हैं आपको? 60 कार्बन। और ये एक फुलेरिन की बकमुनेस्टर फुलेरिन ने इसकी खोज की थी, और एक ये फुटबॉल जैसी संरचना ग्रहण करते हैं, जिसमें टोटल कितने कार्बन होते हैं? 60 कार्बन। हीरे और ग्रेफाइट के अंदर कार्बन की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन फुलेरिन के अंदर कार्बन की संख्या निश्चित होती है जो 60 है। अगला क्वेश्चन कि कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? देखो, कार्बन वैसे तो एक अधातु है, कार्बन एक अधातु है, और अधातुओं का गुण होता है कि वो विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन फिर भी अपवाद स्वरूप कार्बन का एक अपरूप ऐसा है जो विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है। इसीलिए उसका इस्तेमाल जो है वो इलेक्ट्रोड बनाने के लिए भी किया जाता है। जो बैटरी में इलेक्ट्रोड डलते हैं वो इलेक्ट्रोड इसी कार्बन के अपरूप के बनते हैं, और वो अपरूप कौन सा है? ग्रेफाइट है, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर कार्बन की चारों संयोजकताएं संपूर्ण नहीं होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बचे हुए रहते हैं जो जल्दी से किसी अन्य तत्व के साथ में बंध बनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद है। बाकी किसी भी अपरूप में कार्बन में के पास में मुक्त संयोजकता नहीं है, इसलिए वो विद्युत का चालन भी नहीं करते। तो ये एक प्रकार का क्या है? अपवाद है अधातुओं का। अधातुओं को नहीं करना चाहिए था विद्युत का चालन, लेकिन अपवाद स्वरूप कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ के रूप में किस यौगिक को जाना जाता है? तो शुष्क बर्फ, ड्राई जो आइस है, वो हम सबको पता है कि ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये भी आपको मैंने एक टेबल के अंदर लिखवाया था कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही अपने शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन देखो, फोस्फीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन सब ऑक्साइड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या होती है? लिख देते हैं कि शुष्क बर्फ ठोस CO2 को कहा जाता है। ठोस CO2 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग विश्व उष्णन का प्रमुख कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसेज है, और ग्रीन हाउस गैसेज में सबसे मुख्य कौन सी होती है हमारे पास में? ग्रीन हाउस प्रभाव, अम्ल वर्षा, नाभिकीय दुर्घटना, तेज गर्मी होना। तेज गर्मी तो वैश्विक उष्णन का एक प्रभाव है,
इनका रीजन क्या है? मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसेस, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जल वाष्प जैसी गैसेस जो है वो मुख्यतः पाई जाती है। तो हमारे ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस गैसेस। अगला, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी गैसों का युग्म है। इस युग्म की छंटनी करनी है। तो पहले युग्म को देखते हैं। जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, जल वाष्प एवं सल्फर डाइऑक्साइड और हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अभी अपनों ने पढ़ा था, किसके अंदर है? ओजोन अपक्षय का कारण है। अगर ओजोन अपक्षय की मुख्य गैस पूछे तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगी। ओजोन अपक्षय का कारण। SO2 क्या है? एक प्रदूषणकारी गैसेस हैं जिसकी वजह से श्वसन से संबंधित रोग हो जाते हैं। आप बोल सकते हो अम्लीय वर्षा का भी एक कारण है, अम्लीय वर्षा का कारण। तो ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ पर कट हो गए। अब बच क्या गया हमारे पास में? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर जल वाष्प एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें मुख्यतः जो ग्रीन हाउस गैसों का युग्म है वो क्या है? जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ऑप्शन देखो, जल वाष्प एवं कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अभी जस्ट अपनों ने ये क्वेश्चन किया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो हमने नहीं बनाई, ऑलरेडी प्रकृति के अंदर मौजूद है। तो देखो, मैथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और SF6। तो देखो, नहीं बनाई वाली छांटनी है। SF6 मानव निर्मित है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित है, CFC भी क्या है? मानव निर्मित। लेकिन मीथेन क्या है? एक प्राकृतिक गैस है जो प्रकृति में मिलती है, दलदली भागों के अंदर अपने आप बनती है, जिसको गोबर गैस के नाम से भी बोला जाता है कि जब गोबर या अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन होता है उस समय भी सूक्ष्म जीवों की अभिक्रिया के दौरान मीथेन गैस का उत्पादन हो जाता है। आजकल गोबर गैस संयंत्र भी लगाए जा रहे हैं जहां पर अपशिष्ट पदार्थों को इस्तेमाल करके मीथेन को बनाया जा रहा है, ताकि घरों के अंदर उसको सिलेंडर में भर के और जलाने के काम में लिया जा सके। तो ये प्राकृतिक गैस है जो अपने आप बनती है सूक्ष्म जीवों की क्रियाविधि के दौरान, हम इसको नहीं बनाते। लेकिन इसका अधिक बनना एक दुष्परिणाम है क्या? ग्लोबल वार्मिंग को क्रिएट करना। मुख्य गैस कार्बन डाइऑक्साइड थी, लेकिन उसके साथ में कुछ अन्य सहायक गैसें भी मौजूद है। अगला ऑप्शन, निम्न में से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है वे हाइड्रोकार्बन या वे चक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर द्विबंध या त्रिबंध मौजूद हो, यानी जिनमें द्विबंध और त्रिबंध मौजूद हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। पहले परिभाषा यहाँ लिख देते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो, उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो पहले देखो, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन एन लगा है, इसका मतलब इसमें द्विबंध नहीं है, इसमें सिर्फ एकल बंध है। फिर ब्यूटीन, ब्यूटीन का मतलब क्या है? उसमें द्विबंध भी लगा हुआ है, लेकिन साइक्लो वर्ड नहीं लगा, यानी कि वो चक्रीय संरचना नहीं है। फिर है साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन में फिर से एन लगा है, तो वो एक प्रकार का क्या है? चक्रीय। एल्केन है, एल्कीन नहीं है। लास्ट में क्या बच गया? बेंजीन। और बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। बेंजीन की अगर संरचना बनाए तो चक्रीय संरचना होती है, जिसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। इसी के साथ में इसमें 3 जो द्विबंध है वो लगे रहते हैं। तो यहाँ पर एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? बेंजीन मौजूद है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त का मतलब जिसमें द्विबंध और त्रिबंध मौजूद हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सबसे पहले देखो, प्रोपेन
एन लगा है यानी कि ये कौन सी श्रेणी का है, एल्केन श्रेणी का है। तो ये तो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन हुआ। फिर साइक्लोब्यूटेन, फिर से एन लगा तो ये भी क्या है, एक टाइप की एल्केन कैटेगरी का सदस्य है। फिर है बेंजीन, और बेंजीन क्या होती है, C6H6, जो कौन सी कैटेगरी की है, एल्कीन कैटेगरी की है। और फिर आगे क्या है, पेंटेन, ये फिर से कौन सी कैटेगरी का हो जाएगा, एल्केन कैटेगरी का। तो सबसे सही उत्तर क्या है, बेंजीन एक प्रकार का क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है। निम्नतम सरलतम हाइड्रोकार्बन की बात करें, सबसे सरल कौन सा है, प्रोपेन, कितने कार्बन है, 3। ब्यूटेन कितने कार्बन है, 4। मैथेन कितने कार्बन है, 1। और हेक्सेन कितने कार्बन है, 6। क्योंकि 1 कार्बन है तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन भी कौन सा है, हमारा मैथेन है। कार्बन की संख्या इसमें कितनी होती है, 1 ही होती है। अगला क्वेश्चन, कार्बन के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या होती है कितनी। कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। और जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन भी। तो प्रोटॉन कितने हैं इसमें, 6 हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 6। तो सही उत्तर क्या होगा, 6 और 6। 6 ही इलेक्ट्रॉन है और 6 ही क्या है, प्रोटॉन मौजूद है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से चक्रीय हाइड्रोकार्बन नहीं है। चक्रीय का मतलब साइक्लो कैटेगरी का नहीं है। पढ़ते हैं, साइक्लोब्यूटेन चक्रीय है। फिर उसके बाद में प्रोपीन नहीं है, बेंजीन ये भी चक्रीय है, टोलुइन ये भी क्या है, चक्रीय है। तो इनमें से प्रोपीन क्या है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन नहीं है। और प्रोपीन का सूत्र क्या होता है, C3H6। 3 कार्बन है जिनके मध्य में क्या होता है, द्विबंध पाया जाता है। ये क्या है, प्रोपीन की संरचना। अगर साइक्लो वर्ड लग जाता तो वो भी चक्रीय हाइड्रोकार्बन बन जाता। आगे देखिए, निम्न में से मार्स गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है। जो रूढ़ प्रकृति थी उसमें वहां जो तत्व थे उनके नाम या हाइड्रोकार्बन के नाम रखे गए थे उनके प्राप्ति स्रोत से। वहां पर अपनों ने पढ़ा था कि मार्स यानी दलदल से मिलने के कारण जो मीथेन गैस है उसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये नामकरण की विधियों के दौरान अपनों ने पढ़ लिया था। तो सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा मैथेन गैस यानी कि CH4, क्योंकि ये कहां से प्राप्त होती है, मार्स यानी कि दलदली भाग से प्राप्त होती है। आगे देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड CO में बंधों की संख्या एवं प्रकार क्या है, कितने बंध मौजूद है और बंध किस प्रकार से है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर संरचना बनाए तो 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, इनमें इस प्रकार से जो बंध का निर्माण है वो होता है। इनमें कितने बंध हैं, इसमें 2 क्या बनते हैं, सहसंयोजक बंध। 2 बंध क्या है, सहसंयोजक बंध। और एक क्या है, ये जो एरो वाला कभी भी अगर आप बंध देखते हो तो एक क्या है, यहाँ पर ये उप सहसंयोजक बंध को प्रदर्शित करता है। तो 2 सहसंयोजक बंध है और एक क्या है, उप सहसंयोजक बंध। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 सहसंयोजक व 1 उप सहसंयोजक बंध। ऐप के अंदर जब क्लास अपनों ने ली थी तो ये चीज मैंने वहां पे आपको करवाई थी हाइड्रोकार्बन के अंदर। कार्बन के ऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड और डाई ऑक्साइड के बंध और उनके प्रकारों के बारे में अपनों ने डिटेल से चर्चा की थी। आगे देखिए, निम्न में से वाटर गैस जिसको भाप अंगार गैस भी कहा जाता है कौन सी है। पर अभी जब ऐप के अंदर क्लास की थी तो आप लोगों ने किया था 2 प्रकार की गैसें, प्रोड्यूसर गैस और हमारी वाटर गैस। वाटर गैस क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में H2 यानी कि हाइड्रोजन, इसे कहा जाता है वाटर गैस। और इसे क्या कहते हैं, ये हमारी होती है उत्पादक गैस यानी कि प्रोड्यूसर गैस। जब कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या डाल देते हो, नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करके विषैली गैस का निर्माण करता है जिसका उपयोग युद्ध क्षेत्र में होता है। एक विषैली गैस का निर्माण करेगा कौन, जब कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया करेगा किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में। जो जब ये अभिक्रिया होती है तो COCl2 का निर्माण होता है। और ये COCl2 क्या है, ये है फोस्जीन, जो प्रकृति में कैसी होती है, विषैली। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा, 2 नंबर ऑप्शन यानी कि फोस्जीन।
CO2 की गैस की प्रकृति क्या होती है? वो अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है या फिर उभयधर्मी? तो प्रकृति मैंने आपको बताई थी क्या होती है इसकी, अम्लीय होती है। कि जब आप CO2 को जल में मिला देते हो तो जल में मिलाने के बाद में ये कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है, जो एक प्रकार का क्या है, दुर्बल अम्ल है। अम्ल निर्माण के कारण ही इसकी प्रकृति क्या मानी गई है, अम्लीय मानी गई है। अगला क्वेश्चन, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, तो इसमें क्रिस्टलीय अपरूप कौन सा है कार्बन का? कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप मौजूद है हमारे पास में कोक। कोक क्या है कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से प्रोड्यूसर गैस कौन सी है? अभी थोड़ी देर पहले बताई थी प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, जब नाइट्रोजन डाल दी जाती है किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में। ये क्या है, ये हमारी वाटर गैस है। ये अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन अपनों ने किया था। आगे बढ़ते हैं। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें होते हैं, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, फिर से रिपीट हो गया, 7 सहसंयोजक आबंध। एथेन के अंदर अगर देखें तो 2 कार्बन है और 3 क्या लगे हैं, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने सहसंयोजक बंध है, 7 सहसंयोजक बंध यहाँ पर बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्यूटेनोन यौगिक में कौन सा क्रियात्मक समूह है, मौजूद है? ब्यूटेनोन क्या होता है, 4 कार्बन, ये लो 4 कार्बन बना दिए। इनमें से ओन लगा है, यानी कि ये वाला ग्रुप लगा है। और ये ग्रुप कब लगता है, जब हमारा क्रियात्मक समूह है CO हो। यानी ओन जो हमारा वर्ड है वो ओन कब लगता है, कीटोन ग्रुप के लिए। किसके लिए, कीटोन समूह के लिए। जब क्रियात्मक समूह कौन सा हो, कीटोन हो, तब हमारे पास में पूर्व लगन क्या लगता है, ओन लगता है। ब्यूट प्लस ओन, ब्यूटोन। ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो क्या लगेगा, ओइक एसिड। ये अपनों ने IUPAC नामकरण के दौरान पढ़ा था। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूचक क्या होता है, ओइक अम्ल। एल्डिहाइड का क्या होता है, एल। अल्कोहल का क्या होता है, ओल। वैसे ही कीटोन का क्या होता है, ओन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोपेन के अणु में कार्बन से कार्बन बंध और कार्बन से हाइड्रोजन बंध का अनुपात क्या है? तो देखो प्रोपेन के अंदर अगर देखें तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन। क्योंकि एन लगा है तो इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, डबल से 2 ज्यादा। ये कहां से निकाला, ये एल्कीन के सामान्य सूत्र से अपनों ने निकाला है। तो बना के अगर देखें तो इस प्रकार की संरचना बनेगी, जिसमें 3 कार्बन और उनके साथ में क्या लगे हैं, 8 हाइड्रोजन। अब अपने को बंध की गिनती करनी है। पहले कार्बन से कार्बन बंध अगर देखें तो कितना है, 1 और 2। कार्बन से कार्बन बंध कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में कार्बन से हाइड्रोजन बंध कितने हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इनका अगर सरलतम अनुपात निकाला जाए, रेशो निकाला जाए तो 2:8, यानी कि 1:4। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1:4। 4:1 नहीं है क्योंकि उल्टा पूछा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि LPG रिसाव को पहचानने के लिए इसे सिलेंडर में भरते समय कौन से पदार्थ को मिलाया जाता है? तो यहाँ पर एक पदार्थ को मिलाया जाता है, कौन सा, मैक्रेप्टेन यानी कि थायोल। क्योंकि इसकी क्या है, बहुत ही ज्यादा एक विषैली और तीक्ष्ण गैस, तीक्ष्ण जो है वो सुगंध होती है, दुर्गंध होती है, जिससे हमें ये सूचना मिल जाती है कि LPG गैस का क्या हो चुका है, रिसाव हो चुका है। अगला क्वेश्चन कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? बर्तन की तली काली कब होगी, जब क्या होगा, अपूर्ण दहन। क्या होगा बच्चों, अपूर्ण दहन होगा। और किसके निर्माण के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर अजले कार्बन के निर्माण के कारण। अपूर्ण दहन यानी कि कार्बन के अजले कण।
तो देखो ऑप्शन, भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। अगर पूरी तरह से जलता तो कोई काला धुआं नहीं छोड़ता, क्योंकि पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इस अपूर्ण दहन है, इसीलिए क्या है, आपका जो बर्तन है वो काला नजर आता है। आगे देखें, कार्बन के किस अपरूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये अपने को पता है ग्रेफाइट के अंदर ऐसा होता है। आगे देखें, साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद है, थोड़ी देर पहले किया था, क्या होता है, ग्लिसरॉल। ये कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। एथिलीन यानी कि एथीन में उपस्थित कुल बंध है, एथीन यानी कि 2 कार्बन वाला ये अणु, एथीन इन है तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो देखते हैं कि कितने बंध बने यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल बंध कितने बने हैं यहाँ पर, 6 बने हैं। आगे, एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनना कहलाता है। एथेनॉल सूत्र क्या होता है, CH3 CH2OH, ये एथेनॉल है। इससे आपको क्या बनाना है, एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH। ये कब बनेगा, ये जब आप कोई इसके अंदर ऑक्सीक कारक डालोगे, किसकी उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में। और इससे क्या होगा, देखो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन थी, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये अभिक्रिया किसकी है, ऑक्सीकरण की है, जो एक प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन की ब्यूटेन का उच्च समजात क्या है, ब्यूटेन का उच्च समजात, ब्यूटेन का सूत्र C4H10। अगर ये निमंत्रण सदस्य है, 4 कार्बन वाला सदस्य है, कार्बन इसमें कितने हैं, 4, तो इसका उच्चतर सदस्य क्या होगा, 5 कार्बन वाला। तो देखो प्रोपेन, प्रोपेन, फिर पेंटेन, पेंटीन, प्रोपेन के अंदर कार्बन कितने हैं, 3, पेंटेन के अंदर कार्बन 5, पेंटीन में भी कार्बन 5 है, लेकिन इन लगा है तो ये क्या दिखाएगा, द्विबंध को। एथाइन यानी कि कार्बन संख्या कितनी है, 2, तो उच्चतम समजात क्या हो जाएगा इसका, पेंटेन हो जाएगा, 5 कार्बन वाला सदस्य हो जाएगा। आगे देखिए, CH3 CH2 COOH का IUPAC नाम क्या है। IUPAC नामकरण अपनों ने पढ़ा था ऐप के अंदर कि CH3 CH2 COOH का अगर नामकरण पूछा जाए तो कितने कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, और लास्ट में क्या लगा है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन है 3 और लास्ट में क्या लगा है, ओइक एसिड। कार्बन नंबर 3 के लिए शब्द यूज किया जाता है कौन सा, प्रोप प्लस ओइक एसिड, क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका IUPAC नाम क्या है, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले अपनों ने किया था। अगला क्वेश्चन, मार्स गैस में मुख्यतः क्या होता है, मीथेन होता है, इसलिए मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, दलदली भाग में मिलने के कारण। अगला क्वेश्चन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के सामान्य सूत्र लिखवाए थे। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। ये किसका है, ये एल्कीन का सामान्य सूत्र है। और ये भी हमारे पास में क्या है, सामान्य सूत्र किसी प्रकार का है ही नहीं, ये गलत है। आगे ये किसका सूत्र है, ये एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, एल्केन का सामान्य सूत्र ये होगा। आगे देखिए, निम्न में से किसको सांद्र H2SO4 के साथ में गर्म करने पर एथीन बनती है। एथीन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो यहाँ पर 2 कार्बन वाला हमें कोई यौगिक छांटना है। इसमें 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन और यहाँ पर फिर से कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जब एथेनॉल के साथ में, किसके साथ में बच्चों, जब एथेनॉल की अभिक्रिया करवाई जाए किसकी उपस्थिति में, H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या बनता है, एथीन बनती है। ये इक्वेशन अपनों ने पढ़ी है एथीन निर्माण के दौरान। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, CH3CH2OH, कि जब एथेनॉल की अभिक्रिया H2SO4 के साथ में करवाई जाती है, H2SO4 यहाँ पर क्या करता है, निर्जलीकरण कर देता है, निर्जलीकरण कर देता है और क्या बना देता है, CH3CH2OH। ठीक है,
हाँ जी, आगे देखिए, ये निर्जलीकरण कर देता है, यानी ये क्या करेगा, जल के अणु का निष्कासन करवा देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे क्या है कि सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल है, सिरका यानी कि जो विनेगर है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एथेनोइक अम्ल, जिसे एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है किसके अंदर, सिरके के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन कि एल्कोहल का पूरक लवण क्या है। एल्कोहल ग्रुप के लिए जो पूरक लवण होता है वो क्या होता है, ओल होता है। ओल शब्द अनु, इसका पूरक लवण तो क्या है, ओल है, और अगर इसी का अनुलग्न पूछ लिया जाए तो इसका अनुलग्न क्या होता है, हाइड्रोक्सी। क्या होता है बच्चों, हाइड्रोक्सी। पूरक लग्न क्या है, ओल है, लेकिन अनुलग्न क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है। एल किसका है, एल होता है एल्डिहाइड का, एल किसका है, एल्डिहाइड का। इन किसका है, एल्कीन श्रेणी का है। ओन किसका है, ओन होता है किसका, कीटोन के सदस्यों का, कीटोन समूह का। इसी के साथ में हमारे आज के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं, जिसमें अपनों ने बहुत सारे एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में भी आए हैं और जो एग्जाम के पैटर्न से काफी इंपॉर्टेंट है उनको कंप्लीट किया है। लगभग सभी बच्चों के जो है वो उम्मीद है कि क्वेश्चन हो रहे हैं और काफी अच्छे से आपने लेक्चर्स को भी पहले अटेंड किया है। आगे के लिए गुड लक, थैंक यू।